ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन विजिबल होगी बच्चे आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। आज का टॉपिक है हमारा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये विजिबल है बच्चे स्क्रीन पे? यस सर। सर। यस सर। तो आज का टॉपिक है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग विजिबल है? यस सर। सो स्टडी करते हैं ओवरराइडिंग कैसे काम करता है, ओवरलोडिंग कैसे काम करता है। दोनों मेथड के ही पार्ट्स होते हैं बच्चे। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग अगर किसी जनरल इंसान से पूछोगे तो लगेगा जैसे सेम हो, लेकिन इनके बीच में काफी डिफरेंस होता है। तो नाम से तो डिफरेंस है, साथ सर में आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर। यस सर। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे थोड़ा। अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस यस सर। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं इसको। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता था हमारे पास? सेम हमारे पास नेम से मेथड्स होते थे, लेकिन उनके अंदर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते थे। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन है देखिए। इफ सब क्लास, जो नीचे वाली क्लास होती है, हैज सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। वहां पे क्या होता था, नाम तो सेम होता था, उसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज होते थे। यहाँ पे क्या होगा, जो मेथड हम सब क्लास मतलब एक तरह से चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के अंदर होगी, वही क्लास उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर होगी। कैसे पता लगेगा कि वही मेथड? अब देखिए यहाँ पे एक क्लास लिखी हम लोगों ने एनिमल के नाम से। ठीक है, एनिमल के अंदर एक मेथड बनाया हमने मूव के नाम से। क्लियर है? मूव नाम से एक मेथड है, उसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर रहे हो या कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हो हम लोग। दूसरा हमने क्लास बनाई है दूसरी कैट के नाम से। क्लास कैट एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, ये होता है हमारा इनहेरिटेंस।
कैट एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। इनहेरिटेंस का एग्जांपल है अपने आप में, मैं बताऊंगा कैसे होता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे उसको। इसके अंदर भी दूसरा हमने किस नाम का मेथड लिया है, मूव नाम का। देखिए यहाँ पे भी NOV और यहाँ पे भी MOV, मूव नाम से, सेम नाम से मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड है एनिमल क्लास का और ये वाला मेथड है कैट क्लास का। इसके अंदर कुछ प्रिंट कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं। देन हमने फिर एक नई क्लास बनाई है, उसके अंदर एक एनिमल का हमने एक क्रिएट किया हुआ है ऑब्जेक्ट एनिमल के नाम से, ठीक है, और कैट का हमने बी के नाम से बनाया है। देखिए एनिमल के नाम से न्यू लिखा है तो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और कैट लिखा हुआ है तो कैट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एनिमल के नाम से हमने मूव जब कॉल किया हुआ है तो एनिमल क्लास वाला कॉल होगा, और बी डॉट मूव किया है तो जो बी किसका है, कैट क्लास का, तो कैट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो जब एनिमल वाला एग्जीक्यूट होगा तो एनिमल के अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, एनिमल्स आर क्यूट, तो आउटपुट में एनिमल्स आर क्यूट आएगा। जब बी डॉट मूव प्रिंट करूंगा तो बी किसका है, कैट क्लास का है बी। तो हम लोग सीधे सीधे जो कैट क्लास के अंदर था, कैट्स कैन वॉक एंड रन, तो कैट्स कैन वॉक एंड। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, वापस से देख लीजिए फिर से एक बार और, कि जो एक पेरेंट क्लास होती है, आवाज क्लियर है बच्चे आप लोगों को अभी? Yes, sir. देखिए यहाँ पे एनिमल कैट जो होता है, बिल्ली जो होती है, वो जानवरों के अंदर ही तो आती है। एनिमल के अंदर बिल्ली भी होती है ना, डॉग भी होता है, शेर भी होता है, कुछ और भी बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। तो एनिमल एक बड़ी क्लास हो गई है, पेरेंट क्लास हो गई है, उसकी चाइल्ड क्लास है कैट, ठीक है। तो एनिमल के अंदर एक मूव नाम का मेथड है हमारे पास, दूसरा कैट के अंदर भी मूव नाम का मेथड है। तो अब दोनों मूव नाम के मेथड है, अगर इनके पैरामीटर्स अलग अलग होते, ठीक है, और ये एक्सटेंड नहीं कर रहा होता, सेम ही क्लास के अंदर होते, तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाती, ठीक है। लेकिन ओवरराइड क्या होता है, जब चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड के सेम नेम जैसा हो, तो ये मेथड इसके ऊपर ओवरराइड हो जाता है। अब वापस डेफिनेशन देखिए, if subclass या child class has the same method as declared in the parent class, child class के अंदर सेम वही मेथड होता है जो child class के अंदर होता है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, पहले एक एनिमल क्लास के अंदर मूव मेथड ले लिया, फिर कैट के अंदर मूव नाम का मेथड ले लिया, लेकिन ये एक्सटेंड लिखना बहुत कंपलसरी होता है इसके अंदर। कैट एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, सिंपल मेन क्लास जो हम बनाते हैं, टेस्ट करने वाली एक क्लास बना ली हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। अब एनिमल नाम के लिए एनिमल नाम से बना लिया, या ए नाम से भी बना सकते थे हम लोग, यहाँ पे सिंपली एनिमल की जगह ए भी लिख सकते थे, ठीक है। और कैट का हमने किस नाम से बनाया, बी नाम से। अब जब ए वाला मूव करेंगे, हम कॉल करेंगे तो ए वाला एग्जीक्यूट होगा, और बी वाला करेंगे तो बी वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका मतलब चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, वो जो एनिमल क्लास का मेथड था पेरेंट क्लास का, उसके ऊपर ओवरराइड हो जाता है। दिस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। कोई कंफ्यूजन है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बच्चों। Sir, overriding. ओवरराइडिंग की बच्चे यही है, सिंपली जब किसी चाइल्ड क्लास का मेथड, ये चाइल्ड क्लास का मेथड है, पेरेंट क्लास के मेथड के नेम जैसा सेम हो और उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके ऊपर ओवरराइड हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार हमसे पूछा जाता है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, दोनों के बारे में लिखिए, अलग अलग लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। तो जब भी शॉर्ट नोट या एक ही दूसरे के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपली पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका सिंटेक्स आपको पता है तो सिंटेक्स लिखेंगे, और लास्ट में उसका एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। अब दोनों में 90% जो एग्जाम्स में पूछा जाता है आप लोगों से, या तो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा या डिफरेंस पूछा जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग सिंपली क्या होता है कि सेम नेम से मेथड बना सकते हैं एक ही क्लास के अंदर, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम नेम से मेथड बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है, चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड के ऊपर ओवरराइड हो जाता है, दैट इज नोन एज ओवरराइडिंग। फिर उसका सिंटेक्स लिखेंगे, उसका सिंटेक्स लिखेंगे, उसकी हम लोग फिर एग्जांपल लिखेंगे और फिर उसका एग्जांपल लिखेंगे। इस तरह से डिफरेंसेस भी क्लियर कर सकते हैं आप लोग।
सो बच्चे मुझे ये बताइए, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिए। इसके अंदर ओवरराइडिंग वाले मेथड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये 3 लाइनें लिखी हुई है यहाँ पे बच्चे। एनिमल के नाम से अगर हमने ए नाम का बनाया, मान लीजिए इसको एनिमल की जगह ए मान ले हम उसको, एनिमल ए इक्वल्स टू न्यू एनिमल लिखाया गया है। फिर वापस इस बार कैट नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, बच्चे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कैट नहीं लिखा है मैंने, अदरवाइज सिंपली कैट बी इक्वल्स टू न्यू कैट भी लिख सकता था मैं, तो वो सिंपली कैट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे हम लोग कैट के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा है, एनिमल बी इक्वल्स टू न्यू कैट सी, न्यू कैट लिखा है, तो कैट का एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो एनिमल क्लास को भी एक्सेस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कुछ आगे बताऊं? नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। डिफरेंसेस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। बच्चे ये टॉपिक या तो मेथड ओवरलोडिंग पूछा जाएगा या ओवरराइडिंग पूछा जाएगा या उनका डिफरेंस पूछा जाएगा, इन तीन में से एक क्वेश्चन 100%, या कई बार दो भी पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन देखिए, मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। किस चीज के लिए? रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम की यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन होता है ना। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। मेथड का स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है दैट ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन सुपर क्लास। जो पेरेंट क्लास के अंदर होती है मेथड, उसका स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है, जबकि ये रीडेबिलिटी के लिए। क्लियर है? बार बार रीड करना है, उसको समझना है, तो उसके लिए हमारा ओवरलोडिंग होता है और मेथड का स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन होता है ओवरराइडिंग। दूसरा, इट परफॉर्म्स विद इन ए क्लास। ये क्लास के अंदर होता है, ये टू क्लासेस के बीच में होता है। क्लियर है? ये तो एक ही क्लास के अंदर होगा और ये अलग अलग क्लासेस के बीच में होगा, क्योंकि एक पेरेंट क्लास होगी, दूसरी चाइल्ड क्लास होगी। पैरामीटर्स इसके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उसी के बेस पे पता लगता है कि ओवरलोडिंग है। इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे? सेम होंगे बिल्कुल, जिस नाम से ऊपर बनाया होगा उसी क्लास नाम से दूसरे क्लास के अंदर हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। रन टाइम पे होता है, इसलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये चीज क्लियर होगी इतनी? चारों फिर से देख लो। ये इसके बारे में बताया है कि रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन होता है, ये एक क्लास के अंदर होता है, ये दो क्लास के बीच में होता है। इसमें पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, इसमें पैरामीटर्स सेम होते हैं। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। एग्जांपल देखिए, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने गिवन है। इसको लिखना चाहे इसको भी लिख सकते हैं, या दोनों के जो अलग अलग एग्जांपल आप लोगों ने देखे हैं उसको भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ऐड नाम से एक मेथड लिया है मैंने, उसमें इंटीजर ए और इंटीजर बी दो वेरिएबल है। फिर दूसरा लिखा है ऐड नाम से, उसके अंदर ए बी और सी तीन वेरिएबल है। ऐड ही नाम से यहाँ पे है, ऐड नाम से ही यहाँ पे है, तो ये क्या हो रहा है? ऐड नाम का मेथड ओवरलोड हो रहा है। क्लियर है? दूसरा, क्लास एबीसी के अंदर एबीसी नाम का मेथड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लास पीक्यूआर के अंदर भी एबीसी नाम का मेथड है। देखो, क्लास भले ही पीक्यूआर हो, किस नाम से? एबीसी नाम से मेथड। एबीसी नाम से यहाँ पे, एबीसी नाम से ही यहाँ पे है। इसके अंदर भी कोई पैरामीटर्स नहीं है, इसके अंदर भी कोई पैरामीटर्स नहीं है, पैरामीटर्स बिल्कुल सेम है दोनों के। यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन बच्चे इसके अंदर ये लिखना जरूरी होता है, जो सेकंड वाली क्लास होगी चाइल्ड क्लास, वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड जरूर कर रही होगी। एक्सटेंड करना मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना, एक्सटेंड करना मतलब इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बच्चे? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। आज हम लोगों ने एक और नया एग्जांपल किया हुआ है, इसको नोट कर लेना है एज एन एग्जांपल, ये वाला। कल अगर 17 प्रोग्राम या 18 प्रोग्राम हो गए तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होता है 18 पे या 19 पे जो भी आएगा, कितने हो गए थे कल अभी तक? कितने प्रोग्राम हुए थे टोटल, किसी को याद है? सर 17 हुए थे, 17 ठीक है, तो 18 नंबर पे राइट ए प्रोग्राम। अगर 18 हो गए थे बच्चे तो 19 पे आप लोग लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। और जो ओवरराइडिंग वाला प्रोग्राम है ये एनिमल और कैट वाला, इसको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे उसमें। क्लियर है? टोटल हमारे 19 प्रोग्राम्स हो चुके हैं बच्चे। आप मुझे ये बताइए, जितना मैंने अभी तक बताया है, ये मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और इनके बीच में डिफरेंस, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बताइए बच्चे।
ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट विजिबल है कंस्ट्रक्टर आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है बच्चे, है ना? ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा सा सी के अंदर वापस पहुंचना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सी के अंदर होता ही नहीं था बिल्कुल। हम देखें सी में कंस्ट्रक्टर बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी हमने एक सी के अंदर एक चीज पढ़ी थी, रिकर्जन। किसी को याद है? किसी भी Yes, उसी sir. में सेम उसी फंक्शन को कॉल करते रहना। किसी भी फंक्शन के अंदर, है ना, वो उसी फंक्शन खुद उसी अपने आप को function कॉल function करता है। खुद को कॉल करे, when a function calls Yes, itself, sir. it is known as recursion। याद होगा सबको? कुछ Yes, उसके sir. जैसा कॉन्सेप्ट Yes, हमने sir. यूज किया हुआ है बच्चे। कंस्ट्रक्टर सी के अंदर नहीं होता था, रिकर्जन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रख लेना। लेकिन फिर भी अगर हम उसको इसके थ्रू बस थोड़ा समझना चाहें तो देखिए, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो चीजें क्लियर होती हैं, एक तो डेफिनेशन और दूसरा कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर की स्पेशल टाइप का मेथड होता है। और क्यों यूज किया जाता है? इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। दो चीजें क्लियर होगी बच्चे यहीं पे। दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए, कंस्ट्रक्टर इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। क्यों होता है स्पेशल? अच्छा, मेथड तो हमने पढ़े हैं, कल भी अभी पढ़ रहे थे हम लोग, ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, ओवरराइडिंग पढ़ रहे थे। लेकिन स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। इसका नेम जो होता है बिल्कुल कैसा होता है? क्लास के जैसा होता है। सेम होता है। समझ में आया? देखो, जब फंक्शन खुद को कॉल करता था वो रिकर्जन होता था, है ना? जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता था तो वो रिकर्जन होता था। वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है, जब मेथड का नाम कैसा हो जाए? क्लास के नाम के जैसा। जब मेथड का नाम कैसा हो जाए? क्लास के नेम के जैसा, तो वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. वापस हम जाते हैं अभी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के अंदर। क्लास का नाम यहाँ पे क्या था? ओवरराइडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मेथड का नाम क्या था? Yes, sir. डिस्प्ले। नाम अलग अलग है दोनों। अगर क्लास का नाम भी मैं डिस्प्ले रख दूं तो वो कंस्ट्रक्टर हो तो जाएगा। ये वाला जो मेथड, क्लास तो डिस्प्ले ही रहेगी, लेकिन ये जो मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। Constructor. समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हेन ए Yes, sir. मेथड इज ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, या कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। क्यों होता है स्पेसिफिक? क्योंकि इसका नाम कैसा होता है? क्लास के नेम जैसा होता है। और क्लास के नेम जैसा। और इसको क्यों यूज करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वापस कंस्ट्रक्टर को देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे, Yes, sir. वापस देखिए, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बिकॉज इट हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। नीचे देख लो एग्जांपल, बड़ा अच्छा हम दिखाएंगे हम। देखो यहाँ पे क्लास किसके नाम से बनाई हमने? यहाँ पे Name. यहाँ पे देखिए क्लास किसके नाम से? कैंडी। कैंडी के नाम से। Candy. इसके अंदर Candy. मेथड किस नाम से बनाया मैंने? कैंडी। कैंडी नाम से क्लास है, कैंडी नाम से मेथड है। अभी इसको मैं कैंडी हटा के कैंडी 1 कर दूं, या इसको मैं एबीसी दे दूं। अगर इसका नाम मैं एबीसी कर देता हूं तो वो सिंपली मेथड होगा। इसका नाम क्लास नेम जैसा हो गया तो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर। क्लियर है बच्चे ये चीज आप लोगों को?
देखो यहाँ पे रेक्टेंगल Yes, के नाम से sir. क्लास बनाई है मैंने, और मेथड किस नाम से है? मेथड किस नाम से है बच्चे यहाँ पे? कहाँ? यहाँ ये पे रेक्टेंगल क्लास भी रेक्टेंगल और मेथड भी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या हो गया इसका? और मेथड भी कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल। और मेथड भी रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया इसका? कंस्ट्रक्टर। इसका मेथड नहीं बोल के हम इसको इसका कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्लियर है? सर आपकी वॉइस यस सर। वापस से चलो मैं आवाज एक बार कर लेता हूँ। देखो इसी के अंदर बच्चे मेथड क्या होते हैं? मेथड होते हैं सिंपली जिसके आगे ब्रेसेस लगे होते हैं, ठीक है। मेथड के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ कोई भी हम वेरिएबल पास करते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल नाम का मेथड बनाया, दूसरा रेक्ट एरिया नाम से मेथड बनाया होगा। देखो यहाँ पे रेक्ट एरिया के नाम से भी तो मेथड ये नीचे ये दिख रहा होगा। यस सर। अब यस देखो सर। ये तो है कंस्ट्रक्टर और ये है सिंपल मेथड। डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। वापस Yes, फिर से sir. स्टार्टिंग में पहुंचते हैं, फिर से पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए सर आपकी वॉइस कट रही है। ओके यस सर। वापस से कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। मेथड ही होता है सिंपली, लेकिन कुछ स्पेशल क्या होता है? स्पेशल बिकॉज इट हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास। इसका नेम क्लास के नेम के जैसा होता है। क्यों इसका यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं टू इनिशियलाइज। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप सर। ही अब को हो गई, अब हो गई, हो गई हो गई थोड़ा सर, इंटरनेट हो से गई, अब हो गई। बच्चे इंटरनेट से लो होता है ना, इसलिए हो जाता है ऐसा। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है क्लास के नेम जैसा होता है, और इसको यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 छोटे छोटे रूल्स। कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। बच्चे कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास नेम जैसा होगा। अगर क्लास नेम जैसा है तभी तो वो कंस्ट्रक्टर होगा, अदरवाइज सिंपली मेथड हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। एक्सप्लिसिट मींस अलग से, जो क्लास का है वो इसका हो जाएगा, कोई अलग से रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब जब कंस्ट्रक्टर का टाइप्स पूछे जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं बच्चे। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 2 पढ़ेंगे हम फिलहाल अभी। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। जब भी सिंपल कंस्ट्रक्टर की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की या खाली कंस्ट्रक्टर की बात करी जाएगी तो हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते होंगे। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखिए बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर्स इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए 2 टाइप लिखे हैं यहाँ पे, एक डिफॉल्ट और दूसरा पैरामीटराइज। तो इसके जिसके पैरामीटर होंगे, जिसके आर्ग्यूमेंट होंगे, जिसके अंदर पैरामीटर होंगे वो पैरामीटराइज हो जाएगा, और जिसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे होंगे वो डिफॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए सिंपली डिफॉल्ट पैरामीटर का एग्जांपल है क्लास नेम, और उसके अंदर सिंपली हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने क्लास ली कैंडी के नाम से, और उसके अंदर कैंडी के नाम से ही हमने एक मेथड बना दिया, और कोई पैरामीटर्स है यहाँ पे कैंडी के अंदर? नहीं है। नो सर। लेकिन कैंडी है और ये भी कैंडी है, तो ये क्या हो गया? इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली कैंडी नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कैंडी ऑफ सी इक्वल्स टू न्यू कैंडी लिखा हम लोगों ने, इतना ठीक है। तो कैंडी का सी नाम से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नॉर्मली हम लोग कैसे कॉल करते थे ऑब्जेक्ट को? सी डॉट कैंडी के नाम से बुलाते थे हम फंक्शन को। मेथड को सी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और डॉट के आगे जो हमने मेथड लिखा है उसको कॉल करते थे। सब वॉइस अगेन कट हो रही है। होगी, मेंटेन होगी। देखिए नेटवर्क क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। यस सर। देखिए अगर हमने सी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था
और किसी उसके क्लास के किसी मेथड को कॉल करते थे हम लोग, एबीसी या PQR जैसे ही बनाए थे पहले हमने, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगाते थे और उस मेथड को कॉल करते थे हम लोग, ऐसे ही तो करते थे पहले। यस सर। लेकिन अगर क्लास का नेम और मेथड का नेम सेम है तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। तो अगर कंस्ट्रक्टर लिखा है हम लोगों ने तो इस लाइन को लिखने की नीड नहीं होती। जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है क्या लिखा हुआ है, नो नीड टू कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको कॉल करने की हमें नीड नहीं होती है। इस पूरे बॉक्स को अगर हम हटा दें यहां से तो भी ऑटोमेटिकली जैसे ही हम लिखेंगे सी और ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आएगा कैंडी इज मेड। कैंडी इज मेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ बच्चे आप लोगों को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कोई भी हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए हुए हैं। दूसरा पैरामीटराइज, जिसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे। A constructor that have parameters is known as parameterized constructor। ठीक है, इसके प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को वैल्यू हम देते हैं हम लोग। कैसे, एक रेक्टेंगल के नाम से हमने क्लास बनाई है यहाँ पे, रेक्टेंगल के नाम से मैंने क्या लिया है, मेथड। अगर मेथड रेक्टेंगल के नाम से कि तो क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। रेक्टेंगल के नाम से क्लास है, रेक्टेंगल के नाम से मेथड बनाया है, तो ऑटोमेटिकली इसको मेथड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर x और y नाम के दो हमने पैरामीटर लिए हैं, तो ये क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इस क्लास के अंदर लेंथ और विड्थ नाम के हमने दो वेरिएबल लिए थे, और इस मेथड के अंदर इस क्या बोलना चाहिए कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर x और y नाम के दो वेरिएबल लिए मैंने। तो जो वैल्यूज पास होके आएंगी इनको क्लास वाले वेरिएबल्स को x और y वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसे काम करेगा ये थोड़ा सा नीचे क्लियर हो जाएगा अभी। ये देखिए, इंट रेक्ट एरिया के नाम से एक मेथड बनाया है जिसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं लेंथ एंड विड्थ को। रेक्ट एरिया अब कर क्या रहे हैं, यहां तक हमने कुछ काम किया होगा। अलग अलग एक क्लास बनाई हमने, उसके अंदर रेक्टेंगल नाम का मेथड लिया, एक रेक्ट एरिया नाम का मेथड लिया। ठीक है, अब मेन मेथड के अंदर जाते हैं हम लोग। मेन जहां पे क्लास होती है वो क्या है, रेक्टेंगल एरिया के नाम से हमने एक क्लास बनाई है जिसका हमने, अब देखिए ये क्लास क्या है, रेक्टेंगल एरिया, और यहाँ पे रेक्टेंगल रेक्ट वन किसका बनाया एग्जांपल हमने, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल क्लास का। कौन सी क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का। ये क्लास है रेक्टेंगल एरिया, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के नाम से क्लास ढूंढो कहाँ है, रेक्टेंगल के नाम से क्लास ये रही हमारी। समझ में आया कुछ? तो ये जो रेक्ट वन नाम का मेथड है ये ऊपर वाली जो रेक्टेंगल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं 10 और 20 वैल्यू, x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू, बिल्कुल वेरी गुड। जो 10 और 20 पास होके जा रहा है वो x और y के पास पहुंचेगा। रेक्टेंगल के अंदर 10 और 20 पास किया था हमने, तो x 10 के पास x आ जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको x के पास 10 था तो 10 हमने किसे असाइन किया, लेंथ को, और 20 किसको असाइन किया, विड्थ को। तो लेंथ को 10 असाइन हो गया और विड्थ को 20 असाइन हो गया। ये समझ में आ गया? अब रेक्टेंगल एरिया के अंदर लेंथ को 10 असाइन हो गया और विड्थ को 20, 10 into 20 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेगा 200 और रिटर्न करेगा किससे, रेक्ट एरिया को 200 रिटर्न करेगा ये। अब कहीं ना कहीं रेक्ट एरिया का बनाया होगा, देखो हमने रेक्ट एरिया का बनाया हमने दूसरा किस नाम से, रेक्ट एरिया ऑफ वन के नाम से, रेक्ट वन से उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया हुआ है। एरिया ऑफ वन को 200 वैल्यू असाइन हो जाएगी। रेक्ट वन डॉट रेक्ट एरिया के नाम से जैसे ही कॉल किया है तो रेक्ट एरिया को जैसे ही कॉल करेंगे रेक्ट एरिया के पास जाएगा तुरंत। रेक्ट एरिया को रिटर्न क्या कर रहा है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ में 10 आया था, विड्थ में 20 आया था, 10 into 20 कैलकुलेट किया 200 और रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न किसको, एरिया ऑफ वन को असाइन हो गया 200 और नीचे हमने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ वन को, एरिया ऑफ वन इक्वल्स टू 200। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, एरिया ऑफ वन इक्वल्स टू 200। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, ऑनलाइन समझना भी थोड़ा सा आसान होता है, मतलब टफ होता है एक्चुअल में। मैं बोर्ड पे समझाता थोड़ा सा आसान होता, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। इसको देखिए फिर से एक बार और, जो 10 और 20 मैंने पास किया रेक्टेंगल के लिए पास किया, 10 और 20 रेक्टेंगल के लिए पास किया, तो ऊपर रेक्टेंगल वाले के अंदर देखिए रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर था हमारा, 10 और 20 पास हो गया इनको।
10 यहाँ पे लेंथ को असाइन हो गया, 20 यहाँ पे विड्थ को असाइन हो गया। क्लियर है? ये कौन से के अंदर? रेक्टेंगल क्लास के अंदर है। रेक्टेंगल क्लास के अंदर एक मेथड है रेक्ट एरिया के नाम से, जिसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रखा था। 10 to 20 मल्टीप्लाई किया तो रेक्ट एरिया के पास जो वैल्यू है वो 200 है। जब यहाँ पे मेन के अंदर आए तो रेक्टेंगल वाला काम तो हमारा हो चुका था रेक्ट के वन से, रेक्ट वन के नाम से हमने जैसे रेक्ट एरिया कॉल किया तो रेक्ट एरिया कैलकुलेट करेगा 200 और रिटर्न कर देगा, और उसको हमने नीचे प्रिंट कर दिया है। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। पैरामीटर्स पास किए थे हमने किसके अंदर? ये रेक्टेंगल क्लास के अंदर रेक्टेंगल नाम के मेथड के लिए हमने पैरामीटर्स पास किए, तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब बच्चे यहां तक बताइए मुझे, किसी को कोई कंफ्यूजन हो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी? कोई कंफ्यूजन? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? बच्चे कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नो सर। No, sir. तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग प्लस कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स, कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल्स। तो आप लोग अपनी फाइल के अंदर सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नोट कर लेना एक प्रोग्राम, और दूसरा उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी। तो 19 प्रोग्राम पहले हुए थे और दो ये, टोटल 21 प्रोग्राम्स हो गए हमारे अभी तक। फाइल में नोट कर लेना बच्चे। अभी अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो मैं क्लास फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी 5 मिनट है हमारे पास। आप 5 मिनट तक वापस इसको रिवाइज कीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन लगे तो मुझसे पूछिए, और अगर आप कहोगे तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा इसको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जब रिवाइज करेंगे पूरे का पूरा सिलेबस हम लोग, तब भी रिवाइज करेंगे इन सबको। और बच्चे आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो मैं अभी कुछ जावा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को शेयर करूंगा आने वाले टाइम्स में, आप लोग उनको भी तैयार करोगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप तो आंसर तब दे पाओगे ना जब आप लोगों को आइडिया क्लियर होगा। अब मैं बोलूं कंस्ट्रक्टर से आप लोगों को एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप लोग कंस्ट्रक्टर से एग्जांपल बता सकते हो, कंस्ट्रक्टर की पहचान भी सकते हो, आप लोग मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग को भी पहचान सकते हो मेरे ख्याल से। अब तो आप लोग जितना मैंने अभी तक बताया बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 ही बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ओप्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग और साथ में कंस्ट्रक्टर, ये 3 हर बार पूछे जाते हैं, ये तीनों टॉपिक। अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर्स शेयर करूंगा बच्चे, आप लोग अभी तक का मेरे टॉपिक्स उठा के देखना जो मैंने आप लोग को बताया उसमें से कितने मार्क्स का आता है 50 में से, ठीक है? मैं ग्रुप पे, मेरे पास जावा के कुछ शेयर नोट्स होंगे मेरे पास, या कुछ क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो उनको शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ के देखना उसमें से कितने क्वेश्चंस होते हैं। ये जो मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया इसी से बार बार रिपीटिशन होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, इस तरह से बार बार यही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है? तो अभी तक आप लोग ये बताइए मुझे, एरे, डेटा टाइप, जावा के फीचर्स, हिस्ट्री, अगर इन सब से कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बच्चे 1 by 1 बोल सकते हो आप लोग ये चीजें। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? देखिए 3 मिनट में क्लास एंड अप हो जाएगी, अगर आप चाहते नो हो सर।